हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर को अपन शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर की, और वन शॉट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मतलब पूरे चैप्टर को नहीं करेंगे, इस चैप्टर को अपन ने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट के अंदर बात करेंगे अपन एनिमल्स की, एनिमल हैजबेंड्री की बात करेंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर अपन बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की। छोटे छोटे होंगे, छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से समझेंगे इसको। क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, उसकी बातें कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है और आप देख रहे हैं आरएनएम एकेडमी, और वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मतलब इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एनिमल हैजबेंड्री, एनिमल हैजबेंड्री मतलब क्या है जी? एनिमल हैजबेंड्री का बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। पहले एनसीईआरटी का जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये आप सबको पता है, सबको पता है नहीं बात कि पॉपुलेशन आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड की जो डिमांड है ना वो भी बढ़ेगी। जो फूड की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उस डिमांड को पूरी करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? फूड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन? फूड प्रोडक्शन जो है ना उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। किसका? फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। अब फूड जो प्रोडक्शन है वो अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग से बढ़ा सकते हैं, और एनिमल हैजबेंड्री। ठीक है, एनिमल हैजबेंड्री मतलब प्लांट्स की जो मतलब पुराना जो तरीका है अपना, जो पुरानी जो वैरायटीज हैं उनको मतलब अच्छी वैरायटी के अंदर कन्वर्ट करके, और उसको मतलब उसका जो प्रोडक्शन है, उस फसल का जो क्रॉप जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे अपना बढ़ सकता है फूड प्रोडक्शन। और जो जैसे मिल्क है, और जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी तो चाहिए ना खाने के लिए। तो उनको कैसे, जब मीट वगैरह है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज करने के लिए वो किसके अंदर आएगा? एनिमल हैजबेंड्री के अंदर आ जाएगा। दोनों बातें समझ में आ गई कि प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल हैजबेंड्री से अपन क्या कर सकते हैं? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपन एक एक की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सिर्फ एनिमल हैजबेंड्री की। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी चैप्टर की, उसके अंदर अपन बात करेंगे किसकी? प्लांट ब्रीडिंग की। तो शुरुआत करते हैं एनिमल हैजबेंड्री से। क्या होती है जी एनिमल हैजबेंड्री? एनिमल हैजबेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लिव स्टॉक। क्या है जी? कि जो एनिमल हैजबेंड्री क्या है, वो एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। ठीक है, ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लिव स्टॉक। लिव स्टॉक क्या होता है? लिव स्टॉक क्या होता है? जैसे आपकी बफेलो हो गई, ठीक है, आपकी केमल, काऊ, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, ये सारी चीजें आ गई। ये क्या होती? ये सारे जो जानवर है ना, क्या लिव स्टॉक है। ठीक है, पशुधन, हिंदी में लिव स्टॉक को क्या बोलते हैं? पशुधन। ठीक है जी। ये जो है ना एनिमल हैजबेंड्री जो है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। जितनी इसमें विज्ञान है ना उतनी इसमें कला भी है। ठीक है, एनिमल हैजबेंड्री साइंस भी है और ये आर्ट भी है। ठीक है, और फार्मर जो है ना, एक फार्मर जो है, एक किसान है, उसके लिए एक वाइटल स्किल है। जो एक फार्मर है उसके लिए ये बहुत जरूरी एक स्किल है उसके पास में, ये एनिमल हैजबेंड्री की, कि जो एनिमल्स है उनको कैसे रखा जाए। एनिमल हैजबेंड्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? पशुपालन। ठीक है, तो पशु कैसे पाला जाए, उसको रखा कैसे जाए, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन बातें करेंगे। तो लिव स्टॉक क्या है? लिव स्टॉक क्या होता है? जैसे बफेलो हो गई, बफेलो भैंस, काऊ, पिग्स, हॉर्सेस, केटल, शिप, केमल्स, गोट एक्सेट्रा, ये सारी जो है ये किसके अंदर आते हैं? लिव स्टॉक बोल देंगे। ठीक है, अब बात करें ये लिव स्टॉक तो क्या होता है? बफेलो, काऊ, ये सारी होती हैं। ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड, ठीक है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर बात करें ना, एक्सटेंडेड रूप से अगर इसको देखें अपन, तो एक्सटेंडेड इट ऑल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ठीक है, मेनली तो इस लिव स्टॉक के अंदर ये सारी चीज आती है, लेकिन अगर इसको अपन एनिमल हैजबेंड्री को अगर अपन एक्सटेंडेड रूप में देखें ना, तो इसके अंदर क्या आती है? ये जो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग होगी, ठीक है, और आपकी फिशरीज होगी, ये सारी भी एनिमल हैजबेंड्री के अंदर आ जाती है। जो पोल्ट्री फार्मिंग है, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग के आपको मैं सिंपल सा बताऊं तो मुर्गी फार्म। ठीक है, मुर्गी फार्मिंग। ठीक है, तो मुर्गी फार्म जो मतलब अपने नॉर्मल भाषा के अंदर अपने यहाँ पर ज्यादातर मुर्गी को ही अपन क्या करते हैं, जो चिकन है उसको ही अपन क्या करते हैं, उसकी फार्मिंग करते हैं, मतलब मुर्गी फार्म। तो इसके अंदर और क्या कहते हैं? इसके अंदर टर्कीज आते हैं, इसके अंदर गीज भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपके जो पोल्ट्री फार्मिंग है इसके अंदर, और इसके अंदर डक्स वगैरह भी ये भी आते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो मतलब इस लोकेलिटी के अंदर जो अपने यहाँ किया जाता है वो किया जाता है मुर्गी फार्मिंग। ठीक है,
मुर्गी फार्म जो आप बोलते हो उसको, ठीक है। फिशरीज, फिशरीज क्या है, इसके अंदर क्या आ गई आपकी जो मछलियों का जो पालन है वो इसके अंदर किया जाएगा फिशरीज के अंदर। अब बात करेंगे इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना जो है ना, इनकी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया और चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन की बात करें ना, लिवस्टॉक पॉपुलेशन, लिवस्टॉक मैंने आपको बता दिया कि जो पशुधन है उसको लिवस्टॉक बोल दिया गया है। पशुधन मतलब जो गाय भैंस बकरी है, इनको सीधी सी बात है, इनको बोला है लिवस्टॉक बोला है, ठीक है। तो लिवस्टॉक की जो पॉपुलेशन है ना, वो इंडिया और चाइना के अंदर कितनी है, 70%। कितनी है, 70%। जैसे मतलब जैसे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ रखी है ना इंडिया और चाइना दोनों के अंदर, वैसे ही ये लिवस्टॉक भी वैसे उसी नक्शा कदम पे चल रहे हैं, इनकी भी पॉपुलेशन ज्यादा है। 70% जो है ना, 70% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 70% पॉपुलेशन है ना, वो सिर्फ 2 देशों ने कवर कर रखी है लिवस्टॉक पॉपुलेशन के अंदर, इंडिया और चाइना, ठीक है। मान लो कि पूरे देश के अंदर जो लिवस्टॉक है पूरा, मतलब जो गाय भैंस है वो 100 है, ठीक है, 100 है ना, तो 2 देशों में इंडिया और चाइना में 70 है, इन दोनों की 70 है, बाकी जितने देश बच गए उनकी 30 ही है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में ये सारे मात खा जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के अंदर आपको जो लिवस्टॉक पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी वो 70% मिलेगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें ना तो वो सिर्फ और सिर्फ 25% है। कितनी है, 25%। फिर आगे चलते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, नाम से पता लग रहा है डेयरी से आप समझते हो सारे क्या होती है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे, जो जहां पर जो पशु रखे जाते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उस चीज की बातें करेंगे। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते क्यों है अपन, करते क्यों है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है जी, अपन को क्या चाहिए, दूध चाहिए, अपन को दूध चाहिए, और दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो चाहिए अपन को क्या चाहिए, दूध चाहिए और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं, सीधी सी बात है। अब अपन को हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, अपन को हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए और हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क चाहिए ना। अगर अपन को दूध की जो मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हाई चाहिए अपन को, और अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए क्वालिटी भी हाई चाहिए, 2 चीजें चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या है, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, पहले गुड ब्रीड, अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि गाय की जो अच्छी ब्रीड है ना, मतलब मान लो कि कोई हर मतलब लोकेलिटी के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से अलग अलग ब्रीड होती है, ठीक है। कुछ ब्रीड अलग कंडीशन के अंदर रह सकती हैं, कुछ ब्रीड अलग कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। तो अपनी जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ब्रीड सेलेक्ट करनी है। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए वो, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी कुछ हुआ और वो एकदम से बीमार पड़ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए डिजीज के लिए। तो ये उसको क्या बोलेंगे, गुड ब्रीड। ये गुड ब्रीड की बातें हो गई। तो पहली बात अपने अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में उसका प्रॉपर केयर करनी है। उसकी प्रॉपर केयर कैसे करेंगे, उसका घर बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो मतलब गांव में वगैरह में रहते हैं जिनके मतलब गाय भैंस वगैरह हैं, तो उनको पता है कि मतलब उनका अलग से घर बना हुआ होता है। जो गाय भैंस उनका अलग से रहने का जो स्थान है वो बना हुआ होता है। तो उनके मतलब घर वगैरह बने होते हैं, उसके अंदर फिर पीने का पानी वगैरह वो सारी चीजें उनकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। खाना कहाँ डालना है, उनका जो चारा वगैरह है वो कहाँ डालना है, वो सारी चीजें उनकी होनी चाहिए। तो प्रॉपर केयर हो गई इसके अंदर। फिर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फोडर मतलब जो चारा है ना उनका, ठीक है। तो उसकी जो चारा है उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक अच्छी होनी चाहिए, और उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है वो सारी चीजें भी अपन को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा कोई चीज खिला देते हैं तो फिर वो उसको भी अलग मतलब अलग तरीके से ज्यादा कम खिलाएंगे तो भी दिक्कत आएगी, उसको जो पशु है उसको दिक्कत आएगी। तो वो जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी दोनों उसकी सही होनी चाहिए। अब बात करेंगे फिर क्लीनलीनेस। तो जो 4th स्टेप हो गया क्लीनलीनेस, ठीक है। मतलब साफ सफाई होनी चाहिए और हाइजीन का ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। हाइजीन का ध्यान भी रखना चाहिए। उनके मतलब रोग वगैरह कुछ हो जाए तो उसके लिए उस सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और रेगुलरली वेटनरी जो डॉक्टर है ना उसकी विजिट होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलरली वेटनरी जो डॉक्टर है उनकी विजिट होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और विजिट करके जो डॉक्टर है वो मतलब जो अर्ली स्टेज में ही कोई प्रॉब्लम हुई है, मतलब जो केटल वगैरह है, जो गाय भैंस है उनकी कोई दिक्कत हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है ना अर्ली स्टेज के अंदर अगर डॉक्टर आएगा। क्योंकि देखो गाय भैंस वो बोल के बता नहीं सकती, इंसान हो तो वो तो बोल के बता देगा, लेकिन गाय भैंस वो बोल के तो बता नहीं सकती, तो उसके क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर की विजिट करनी पड़ेगी। चलो जी, अब बात करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि जैसे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर आ गए आपकी चिकन्स, ठीक है, चिकन बर्ड्स आ गए इसके अंदर, और इसके अंदर डक्स आ गए आपके, डक्स, टर्की, गीज,
ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी इनकी जो फार्म है वो सारे किसके अंदर आ गया, पोल्ट्री फार्म के अंदर। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, वही सेम स्टेप्स हैं जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर थे, वही सारे स्टेप है। पहले आप इसकी अच्छी ब्रीड ले लेंगे, उसके बाद में इसकी प्रॉपर केयर करेंगे, ठीक है, और फिर मतलब इनके रोग वगैरह उनकी ध्यान रखेंगे और इनकी प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, इनको अच्छा खाना खिलाया जाएगा, वो सारी चीजें इसके अंदर भी अपन को करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ लिया, उसके बाद आगे बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग की। क्या इसकी बात करेंगे, एनिमल ब्रीडिंग की। अब एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या है वो देख लो। एनिमल ब्रीडिंग जो है इसके अंदर दो टाइप का है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। दो तरीके से अपन क्या करा सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग दो टाइप से करा सकते हैं, दो तरीके से करा सकते हैं। एक इन ब्रीडिंग करा सकते हैं और एक आउट ब्रीडिंग करा लो जी, ठीक है। अब इन ब्रीडिंग जो है ना वो क्या होती है, इसके अंदर सेम ब्रीड के बीच में होती है, ठीक है। मेटिंग जो है ना इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि जो मेटिंग है ना वो दो इंडिविजुअल्स, दो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल सेम ब्रीड की होनी चाहिए, सेम ब्रीड की है मेल और फीमेल, उनके बीच में मेटिंग, ठीक है। और उनका सेम एंसेस्टर होना चाहिए, उनके बीच जो एंसेस्टर है ना, उनका जो पूर्वज है, उनका जो एंसेस्टर है वो भी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक उनकी क्या होना चाहिए, सेम एंसेस्टर होना चाहिए। यहां तक बात ठीक है। आउट ब्रीडिंग की बात करें तो इसके अंदर 3 है, पहला आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग और एक है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या है, आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, 3 है। इनकी की बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे अपन इन ब्रीडिंग की, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग की बात करें, इन ब्रीडिंग के अंदर क्या मैंने आपको बताया कि मेटिंग होगी, इसके अंदर मेटिंग किस किस के बीच में होगी, सेम ब्रीड, ठीक है, एक ही ब्रीड के बीच में होगी, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों सेम ब्रीड के होंगे, ठीक है। मेटिंग जो है वो सेम ब्रीड के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में होगी, ठीक है। उनका सेम एंसेस्टर होना चाहिए, ब्रीड तो सेम है ही लेकिन उनका एंसेस्टर भी सेम होना चाहिए। कितनी जनरेशन तक, 4 से 6 जनरेशन तक उनका जो एंसेस्टर है वो सेम होना चाहिए इन ब्रीडिंग के अंदर। इन ब्रीडिंग के फायदे मैं आपको बता दूं तो ये इंक्रीज करता है किसको, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। देखो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ सकता है, तो ध्यान से सुनना। जो इन ब्रीडिंग है वो किसको इंक्रीज करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। और ये नेसेसरी है, जरूरी है किसके लिए, अगर आपको प्योर लाइन चाहिए ना एनिमल के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर आपको प्योर लाइन चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इन ब्रीडिंग कराना पड़ेगा। तो नेसेसरी टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ठीक है। इन ब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट एलिमिनेटेड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और इसका क्या फायदा है, जो आपकी जो इन ब्रीडिंग है ना वो क्या कराएगी, एक्सपोज कर देगी किसको, हार्मफुल जो जीन्स है ना, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स जो है ना उनको क्या कर देगी, एक्सपोज कर देगी ये, ठीक है। अपन को पता लग जाएगा कि ये वाले हार्मफुल रिसेसिव जीन्स है, तो अपन को फिर उनको क्या कर सकते हैं, अपन आर्टिफिशियल सिलेक्शन से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनब्रीडिंग का फायदे हो गए। अब बात करें कंटिन्यूअस, अगर आप इनब्रीडिंग करा दोगे, अगर आप कंटिन्यूअस लगातार इनब्रीडिंग कराते जा रहे हो तो उसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है वो देखिए। कंटिन्यूअस अगर आप इनब्रीडिंग कराओगे तो रिड्यूसेस फर्टिलिटी को रिड्यूस करा देगा और प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। उसकी फर्टिलिटी जो है ना, एनिमल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोला जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। यहां तक बातें सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, अगर आप कंटिन्यूअस, अगर आप लगातार इनब्रीडिंग ही कराते जाओगे ना, इनब्रीडिंग क्या होता है, सेम ब्रीड होनी चाहिए, जो मेल और फीमेल है उनकी सेम ब्रीड होनी चाहिए, उनके बीच में मैटिंग हो रही है और उनके सेम ही एंसेस्टर होना चाहिए। एंसेस्टर जो है वो कॉमन होना चाहिए 4 से 6 जनरेशन तक, ध्यान में रखना ये चीज। और इसे कंटिन्यूअस करा देंगे तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलिटी और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। चलो जी, फिर बात करेंगे आउट ब्रीडिंग की। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर पहले बात करेंगे अपन आउट क्रॉसिंग की। आउट क्रॉसिंग क्या होता है, इसके अंदर अपन मेटिंग करवाएंगे सेम ब्रीड के अंदर। अब आप बोलोगे कि ये बात क्या हुई जी भैया, डिफरेंस क्या हुआ। अब इन ब्रीडिंग के अंदर भी तो सेम ब्रीड के बीच में मेटिंग करा रहे थे, यहां भी सेम जो ब्रीड है उसके अंदर ही मेटिंग करवा रहे हो, सही बात है। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, वो यहां आता है कि डिफरेंट एंसेस्टर्स होंगे यहां पर। जबकि इन ब्रीडिंग के अंदर कितने थे, सेम एंसेस्टर्स थे। कितने क्या थे, सेम एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर था। लेकिन यहां पर डिफरेंट एंसेस्टर है। कितनी जनरेशन, 4 to 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है भैया, कोई भी रिश्ता नहीं है, बिल्कुल अलग अलग एंसेस्टर है, ठीक है इसके अंदर, लेकिन ब्रीड तो सेम है, ठीक है। और ये इसका काम क्या, इसके मतलब फायदे की बात करूं तो ये अच्छी चीज किसके लिए है, ये अच्छी चीज क्यों है, ये अच्छी चीज इसलिए है कि बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स
जस्ट ए मिनट। फॉर एनिमल्स बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है किसके लिए? उन एनिमल्स के लिए दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है ना, जिन एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बिलो एवरेज है, तो उनके लिए ये बेस्ट मेथड है ब्रीडिंग का। ठीक है, तो इसको अपन करवाएंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अपन को क्या करेंगे, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया था ना, जो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करा दी थी, तो जो प्रोडक्टिविटी और जो इनफर्टिलिटी जो है ना वो डिक्रीज हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, तो उसको क्या कहा था अपन ने? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा था। अब उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक करने की किससे किया जा सकता है? आउटक्रॉसिंग से। कैसे किया जाता है? एक सिंगल आउटक्रॉस है ना, एक सिंगल आउटक्रॉस मतलब एक बार आउटक्रॉसिंग करा देंगे ना, तो ये क्या कर देगा? ओवरकम कर देगा। किससे ओवरकम कर लेगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। किससे कम कर लेगा? ओवरकम कर लेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। मान लो कोई एनिमल है, कोई भी मतलब काऊ है, उसके अंदर कंटिन्यूअस आपने क्या करवाई है? इनब्रीडिंग करवा दी, उसके अंदर आ गया क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया, उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अब क्या करवाएंगे अपन? आउटक्रॉस करा देंगे। एक बार उसका क्या करा देंगे? आउटक्रॉस करा देंगे। एक बार आउटक्रॉस करा दिया ना, तो फिर वापस से रिस्टोर हो जाएगी उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी, दोनों क्या हो जाएंगी? रिस्टोर हो जाएंगी। ठीक है जी। अब बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की। किसकी बात करेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? मेटिंग किसके बीच में होगी? मेटिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। ठीक है, दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में ही, टू डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में ही मेटिंग होगी। इन ब्रीडिंग के अंदर सेम ब्रीड थी, ठीक है, आउटक्रॉसिंग के अंदर सेम ब्रीड थी, लेकिन यहां पर क्या है? डिफरेंट ब्रीड ही चेंज होगी। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर अलग ब्रीड होगी, ब्रीड ही अलग होगी। इसकी फायदे मतलब इसका जो मेन जो फीचर है वो क्या है? अलाउ डिजायरेबल क्वालिटी। ठीक है, ये क्या करता है? डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। दो डिफरेंट ब्रीड है, उनकी डिजायरेबल जो क्वालिटी है वो कंबाइन हो सकती है इसके अंदर। किसके अंदर? क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर। ध्यान से सुनो, जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसका एक जो फीचर है ना, जो अच्छा फीचर है, ठीक है, जो मतलब जो मेन चीज है ना इसके अंदर वो यही है कि आप ये अलाउ करता है, किस चीज को अलाउ करता है? कि जो दो डिफरेंट ब्रीड्स है ना, दो डिफरेंट ब्रीड्स है, उनकी जो डिजायरेबल क्वालिटीज है, डिजायरेबल जो क्वालिटीज है वो कंबाइन हो सकती है। ठीक है जी। अब बात करेंगे अपन किसकी? जो एक बहुत ही फेमस जो चीज है उसकी बात कर लेते हैं। फेमस जो ब्रीड है वो क्या है? हिसारडेल। क्या है? हिसारडेल नाम है, हिसारडेल। क्या है ये? ब्रीड ऑफ शिप। शिप की क्या है? ब्रीड है। शिप भेड़, भेड़ की क्या है? ये ब्रीड है। कहां डेवलप हुई है? पंजाब के अंदर डेवलप हुई जी। ध्यान से सुनो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। हिसारडेल जो है ना वो कहां डेवलप हुई है? पंजाब के अंदर डेवलप हुई है। और हिसारडेल जो है वो किसकी ब्रीड है? शिप की ब्रीड है। ठीक है, किस किस के मिलन से हुई है? बीकानेरी ईव्स और मराइनो रैम्स। बीकानेरी ईव्स और मराइनो रैम्स है, इनकी क्रॉसिंग से क्या बना है? हिसारडेल बना है। इसके अंदर जो बीकानेरी ईव्स है वो क्या है? फीमेल है, वो फीमेल है, और जो मराइनो रैम्स है वो क्या है? मेल है। ठीक है, और इनकी जो क्रॉसिंग है उससे क्या, किससे क्या बनाई है? हिसारडेल। ठीक है, और जो हिसारडेल है वो क्या है? ब्रीड है शिप की, और डेवलप कहां हुई? पंजाब के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। क्या होता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। जो अलग अलग रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज है, मतलब कोई मतलब स्पीसीज ही अलग अलग हो गई, ठीक है, उनके बीच में अगर मेटिंग हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ब्रीड नहीं है यहां पर चेंज, यहां पर स्पीसीज ही अलग हो गई। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? म्यूल। ठीक है, म्यूल किसके बीच में मेटिंग हुई? डंकी और मेयर के बीच में। मेयर मतलब घोड़ी, ठीक है, और डंकी मतलब जो गधा है उसके बीच में क्या हुई? मेटिंग हुई, और उससे क्या हुआ? म्यूल जो है वो बना। ठीक है, म्यूल खच्चर। अब दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है निकल के आते हैं, जो काम की बात निकल के आती है वो देख लो जी। ये जो बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर रखी है वो काम की बातें हैं। अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन में प्योर लाइन अपन को चाहिए, प्योर लाइन अगर आपको चाहिए तो क्या कराओगे? तो सीधी सी बात है, इनब्रीडिंग करा देंगे भैया। ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन उस चीज का जो काम की बात है वो मैंने अलग से निकाल के रखी है आपको बॉक्स के अंदर। तो आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि प्योर लाइन अपन को जनरेट करानी है तो क्या कराएंगे? कौन सी जो मेथड है वो यूज करेंगे? इनब्रीडिंग यूज करेंगे जी, इनब्रीडिंग। ठीक है, तो बेस्ट फॉर एवरेज बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी वाले जो एनिमल्स हैं, जो बिलो एवरेज वाले प्रोडक्टिविटी वाले जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? आउटक्रॉसिंग है जी। कौन सा है? आउटक्रॉसिंग है। अपन को डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए, अपन को कोई भी प्रोजेनी है उसके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी चाहिए, तो क्या कराएंगे अपन? क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे। क्या करा देंगे? क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है जी।
अब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन की। किसकी बात करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। ये क्या है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर क्या होता है? एक मेल है, सिलेक्टेड मेल है। क्या है? मेल है, सिलेक्टेड मेल है, जो मतलब सुपीरियर मेल है। क्या है? सुपीरियर मेल है। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर रखा है अपन ने। एक सिलेक्टेड फीमेल है। क्या है? सिलेक्टेड फीमेल है, वो क्या है? सुपीरियर फीमेल है। ठीक है, जो मतलब अच्छी फीमेल है, मतलब अच्छी क्वालिटी की फीमेल है, उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो हाई है, डिजीज रेजिस्टेंस है, ये सारी चीजें हैं। अब जो इसका सीमन है ना, इसका सीमन जो है ना, इसका सीमन, इसका सिलेक्टेड जो मेल है ना, सिलेक्टेड मेल है, उसका सीमन अपन ने क्या लिया? उसका सीमन निकाला अपन ने, और फिर क्या करेंगे? उसको इंजेक्ट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? इंजेक्ट कर देंगे। कहां पर? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड जो फीमेल है, जो सिलेक्टेड फीमेल है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या कर देंगे अपन? उसको इंजेक्ट कर देंगे। एक तो ये तरीका हुआ। अब इस सीमन को या तो अपन जैसे जैसे अपन ने सीमन निकाला, उसके बाद में डायरेक्ट अपन ने क्या कर दिया? वहां पर इंजेक्ट कर दिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जो सिलेक्टेड फीमेल है। एक तो ये हो सकता है, या फिर अपन क्या करेंगे? इसको जो सीमन है उसको फ्रोजन कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? फ्रोजन कर लिया और उसको स्टोर कर लिया। फ्रोजन कर लिया और उसको स्टोर कर लिया, ताकि अपन बाद में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में इसको यूज कर सकते हैं, मतलब एक जगह से लेके दूसरी जगह पर इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया इसको, ताकि उस जगह पर ले जाकर इसको यूज किया जा सके। ठीक है, तो जो सीमन है तो क्या करेंगे? सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली यूज किया जा सकता है, मतलब तुरंत यूज किया जा सकता है, या फिर उसको फ्रोजन किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद में उसको दूसरी जगह ले जाकर उसके वहां पर भी यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, ये आपको बात बता दी आपको आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन। जो गांव वगैरह के अंदर रहते हैं ना, वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनके पास मतलब गाय भैंस वगैरह हैं, तो वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। वहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कराई जाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आजकल लोग ज्यादातर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही प्रीफर करते हैं। बात करेंगे एमओईटी की। एमओईटी क्या होती है? एमओईटी फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या बनेंगे? मल्टीपल ओव्यूलेशन, मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, एम्ब्रियो फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, एम्ब्रियो को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है? फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। जो हर्ड है उसका इंप्रूवमेंट। हर्ड क्या होता है? मतलब बहुत सारे बहुत सारे जो पशु हैं, उनका जो झुंड है, उनका जो ग्रुप है, उसको क्या कहा गया है? हर्ड कहा गया है। क्या कहा गया है? हर्ड कहा गया है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए ये एमओईटी होती है। क्या होता है एमओईटी के अंदर? वो देख लो, एक सुपीरियर काऊ है। सुपीरियर क्या है? काऊ है। ठीक है, मतलब उसके दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा है, और उसके मतलब डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी अच्छी है, तो सुपीरियर काऊ है। ठीक है जी, सुपीरियर काऊ के अंदर अपन क्या करेंगे? उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाएंगे। सुपीरियर काऊ है, उसके अंदर क्या करेंगे? अपन एक इंजेक्शन लगाएंगे। किसका इंजेक्शन लगाएंगे? एक हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे। किसका इंजेक्शन लगाएंगे? एक हार्मोन का इंजेक्शन लगाएंगे। कौन सा हार्मोन होगा भैया? जिसकी एफएसएच लाइक एक्टिविटी होगी ना। एफएसएच कौन सा हार्मोन होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जिस हार्मोन की एफएसएच जैसी एक्टिविटी होगी ना, उसका अपन क्या लगाएंगे? इंजेक्शन लगाएंगे। किसके अंदर लगाएंगे? एक अपन ने सुपीरियर काऊ ली है, उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया? इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है जी, किसका? एक हार्मोन है जिसका एफएसएच लाइक एक्टिविटी है। ठीक है, अब उस इंजेक्शन से क्या होगा? वो सुपीरियर जो काऊ है ना, वो अब एक एग प्रोड्यूस करती है नॉर्मली, लेकिन अब इंजेक्शन लगा दिया अपन ने, तो वो क्या करेगी? 6 से 8 एग क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? 6 से 8 एग प्रोड्यूस करेगी। जहां उसको एक एग प्रोड्यूस करना था नॉर्मली, लेकिन उस इंजेक्शन लगा दिया अपन ने, तो उसी वजह से कितना करेगी? 6 से 8 एग वो प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है जी, मतलब 6 से 8 बच्चे अब बना सकते हैं अपन एक काऊ से। कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए, क्योंकि एक काऊ तो एक ही बच्चा बनाती है, मतलब एक ही बछड़ा बनाती है। ठीक है, तो अपन उसके अंदर वो इंजेक्शन लगाया है, उससे अपन क्या करेंगे? 6 से 8। ठीक है, और ये सुपीरियर काऊ है, मतलब इससे अच्छी क्वालिटी की प्रोजेनी आएगी, तो 6 से 8 अपन एक ही बार में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देख लो। अब ये जो 6 से 8 एग बने हैं, उनका क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फर्टिलाइजेशन किससे कराएंगे? सुपीरियर मेल से ही कराएंगे। किससे कराएंगे? सुपीरियर काऊ थी, सुपीरियर मेल। मेल कौन होगा? बुल, सुपीरियर बुल। ठीक है, जो सुपीरियर बुल होगा उसे क्या करेंगे अपन? इसकी फर्टिलाइजेशन करा देंगे। फर्टिलाइजेशन कराएंगे, और उसके बाद में 8 से 32 सेल की जो स्टेज आएगी ना, 8 to 32 जो सेल स्टेज आएगी, मतलब जब फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, तो कितने होंगे? 6 से 8 एग थे, तो सारे फर्टिलाइज होंगे, और उनकी जब सेल की स्टेज आएगी ना, 8 से 32 जो सेल स्टेज आएगी, उस टाइम क्या किया जाएगा? जो सुपीरियर काऊ है उससे रिकवर कर लेंगे उन जो बने हैं, जो एम्ब्रियो बने हैं, उनको क्या करेंगे? अपन रिकवर करेंगे। ध्यान में रखना, नॉन सर्जिकली। क्वेश्चन में आपको ऐसे बोलेगा कि उनको रिकवर किया जाता है, सर्जिकली रिकवर किया जाता है, ऐसे बोल के आपको कंफ्यूज करेगा।
लेकिन आप डटे रहना किस पर, नॉन सर्जिकली, नॉन सर्जिकली। कैसे रिकवर किया जाता है, नॉन सर्जिकली रिकवर किया जाता है। अब कितने एम्ब्रियो बन गए, मान लो 8 एग बने थे, 8 एग बने थे तो कितने बन गए, 8 ही एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। और जो 8 एम्ब्रियो है ना, जो सारे 8 एम्ब्रियो हैं वो कितनी स्टेज पर आ गए, कितने स्टेज पर आ गए, 8 to 32 सेल स्टेज पर आ गए, ठीक है। अब उनको नॉन सर्जिकली उनको बाहर निकाल लिया गया उस काऊ से। उनको बाहर निकाले क्या करेंगे, जो बाहर मतलब ऐसे ही घूम रही थी, जो कुछ गाय जिनके मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो सुपीरियर नहीं है, उनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है ना, उनकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी इतनी अच्छी है, अपन को मतलब ही नहीं है ना उनसे, उनके गुण ही नहीं चाहिए अपन को क्या चाहिए कि एक इन्वायरमेंट मिल जाए जिनके अंदर ये एम्ब्रियो अपन डाल सके और ये अच्छे से ये अच्छे से बड़े हो जाएं, ये अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, वो जो 8 एम्ब्रियो बने थे ना, जो 8 एम्ब्रियो बने थे उनको क्या करेंगे, सरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जो सरोगेट मदर्स है, सरोगेट मदर कौन सी, जो बाहर ऐसे घूम रही थी वो जो गाय, उनके अंदर अपन उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब जो बाहर निकाल लिया उनको, जो सुपीरियर काऊ है वो तो फ्री हो गई ना, उससे सारे एम्ब्रियो बाहर निकल गए। अब उसको अपन दूसरे राउंड के लिए तैयार हो गए, वो उसके अंदर अपन दूसरा राउंड चलेगा। यही जो साइकिल है ना, ये दूसरी बार उसके अंदर चलती रहेगी, ठीक है। और जो सरोगेट मदर्स है, जो ऐसे ही घूम रही थी जो गाय, ठीक है, वो प्रेगनेंसी को फिर लीड करेंगी, ठीक है। उनके अंदर फिर वो चलती रहेगी और वो 8 जो बच्चे हैं वो एक मतलब सुपीरियर काऊ के वो एक साथ अपन को मिल जाएंगे। बात समझ में आई, ये आपकी क्या होती है, MOET। अब बात करेंगे एपीकल्चर की। एपीकल्चर क्या होता है जी, एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग, ठीक है, मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। एपीकल्चर के अंदर क्या है, ये नॉट लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है इसको काम करने के लिए, मतलब 1-2 आदमी है वो भी आराम से कर सकते हैं और ये अच्छी खासा सोर्स है इनकम का बहुत सारी जगह पर, और बहुत सारे लोग करते हैं इसको। अब देख लो कि एपिस इंडिका है ना, एपिस इंडिका ये क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज। आपको पूछ ले कि भैया बी की, हनी बी की जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे एपिस इंडिका। कौन सी है, एपिस इंडिका। ये प्रोड्यूस क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, हनी प्लस बी वैक्स, ठीक है। हनी आप जानते हो शहद, और एक साथ में एक बी वैक्स, ठीक है, जो इनका छत्ता होता है ना, उसके अंदर क्या है, बी वैक्स भी होता है, ठीक है। तो उसका क्या बोलते हैं, बी वैक्स। ये 2 चीजें प्रोड्यूस करती हैं। हनी किस काम आता है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी। क्या वैल्यू है, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है, आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इनको उसको यूज किया जाता है। और इसको यूज इन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो देसी जो दवाइयां हैं, जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं, उनके अंदर भी शहद को यूज किया जाता है, हनी को यूज किया जाता है। बी वैक्स किस काम आता है जी, कॉस्मेटिक्स के जो आपका जो कॉस्मेटिक्स वाले जो सामान हो गए ना, जो मतलब जिनसे जो आपको मतलब सीधी सी बात है, क्रीम पाउडर जो मेकअप का सामान होता है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। और फिर पॉलिशेस के अंदर जो यूज किया जाता है इसको, किसके अंदर, जो पॉलिशेस है उनके अंदर यूज किया जाता है, जो पॉलिश है उनके अंदर यूज किया जाता है। चलो जी, एपीकल्चर पढ़ लिया। अब बात करेंगे फिशरीज की। किसकी बात करेंगे, फिशरीज की। फिशरीज मतलब जो मछलियों का पालन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 टर्म है, एक्वाकल्चर और पीसीकल्चर, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी नहीं पूछ रहा कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्वाकल्चर और पीसीकल्चर। अब देखना जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा कर पूछेगा इसने, एनसीईआरटी ने। तो एक्वाकल्चर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, इसके अंदर दोनों आएंगे, ठीक है। एक्वाकल्चर के अंदर आपके एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका अगर आप पालन कर रहे हो, उनका अगर आप उनका कल्चर कर रहे हो आप, तो वो आएंगे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आएंगे। प्लांट्स के अंदर आपकी जो एल्गी वगैरह ये आ गई, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आएंगे एक्वाकल्चर के अंदर। और पीसी कल्चर के अंदर आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो आपने वहां पर देखा होगा पाइसेस, ठीक है। तो पीसी कल्चर के अंदर क्या आएगा, ओनली सिर्फ फिशेस। पीसी कल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिशेस आएंगी, एक्वाकल्चर के अंदर दोनों एनिमल्स और प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स आएंगे, ठीक है। अब फिशेस फॉर फूड की बात करेंगे। फूड के लिए कौन कौन से फिशेस हैं उनकी बात कर लेंगे। कुछ फ्रेश वाटर फिशेस है और कुछ मराइन वाटर फिशेस है। इनकी आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा ताकि आपको याद रहेंगी अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फिशेस जो है ना वो कौन कौन सी है, रोहू है, केटला है, कॉमन कार्प है। रोहू, केटला, कॉमन कार्प। इसको याद रखने के लिए ट्रिक जो मैं आपको बता दूं वो क्या है, आरसीसी। क्या है, आरसीसी, ठीक है। आरसीसी जब नए घर बनाते हैं ना तो वो बनाते हैं ना, आरसीसी से घर बनाते हैं ना। उस जो टेक्नोलॉजी है ऊपर से मतलब छत बनाने की जो टेक्नोलॉजी है आरसीसी वाली, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो आरसीसी से, आर से फॉर रोहू, सी से फॉर केटला और सी से कॉमन कार्प, ये ठीक है। मराइन वाटर फिशेस की बात करें तो क्या है, हिल्सा, सार्डाइन, मैकरल और पॉम्फ्रेट। ये क्या है, मराइन वाटर फिशेस जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और ये खाई जाती है, मतलब इनको खाते हैं लोग कॉमनली, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो हाय सुंदर मैडम प्यारी, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो हाय सुंदर मैडम प्यारी, ठीक है। हाय सुंदर मैडम प्यारी। तो हाय फॉर हिल्सा,
सुंदर सरडाइन और मैडम फॉर मैकरल और प्यारी पम्फ्रेट। ठीक है, तो हाय सुंदर, मैडम प्यारी, तो ये क्या हो गया, हिल्सा, सरडाइन, मैकरल और पम्फ्रेट। इसको आप इससे याद रख सकते हो। अब ये आपका चैप्टर मतलब जो एनिमल जो हस्बेंड्री वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया है। प्लांट ब्रीडिंग अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले क्या पढ़नी है, काऊ की कुछ ब्रीड्स हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो मतलब इनको आप एक बार देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन आप इनको देख लीजिएगा। इंडिजीनियस ब्रीड मतलब जो देसी जो गाय है ना उनकी बात करेंगे। वो कौन कौन सी है, गिर है, रेड सिंधी है, साहिवाल है, हॉलीकॉर है, थार पारकर है, हरियाणा है और देवानी। ठीक है, ये सारी आपकी इंडिजीनियस ब्रीड है। एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है, मतलब विदेशी जो ब्रीड है वो कौन सी है, जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीशियन है, ठीक है, ब्राउन स्विस है और रेड डेन है। ठीक है, अब आपको पूछ लेंगे भैया इनमें से सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किसका है, सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस करती है वो कौन सी ब्रीड है, वो भैया आपकी है होल्स्टीन फ्रीशियन। ठीक है, कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीशियन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो होल्स्टीन फ्रीशियन मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कौन सी ब्रीड का है, तो होल्स्टीन फ्रीशियन है। ये किसकी ब्रीड है, काऊ की ब्रीड है। ठीक है, काऊ की ब्रीड है जी होल्स्टीन फ्रीशियन, और इसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है। अब गाय की बात कर ली तो भैंस की भी बात कर ले, साथ साथ में भैंस की बात भी कर लेते हैं तो बुरा मान जाएगी ना। ठीक है, तो बफेलो ब्रीड्स की बात कर लेंगे। ठीक है जी, इसके अंदर कौन कौन सी है, मूरा, शुरती है, जाफरबाली है, भादावरी है, महसाना है, नागपुरी है, तोड़ा है और नीली रवि है। ये सारी इसकी ब्रीड है बफेलो की। तो इसके अंदर मतलब उसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका है, आपकी होल्स्टीन फ्रीशियन का है काऊ के अंदर। तो इसके अंदर बफेलो के अंदर हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका है, मूरा का है। किसका है, मूरा। ठीक है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है इसका, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और ये तो आपने सुन भी रखा होगा ना, ये गाना सुना, अगर आपने सुना तो हरियाणवी होगा। ठीक है, खेत में ताजमहल सी खोटी फोर डिटेक्टर मूरा झोटी। ठीक है, तो ये मूरा है ना उससे लिया गया है, मतलब मूरा मतलब ये जो हरियाणा, ये यूपी, इस बेल्ट के अंदर तो मतलब इससे जो मतलब बहुत सारे घरों में आपको मूरा जो भैंस है ये काफ़ी महंगी भी आती है ना। ये जो बफेलो की जो ब्रीड है ना मूरा, ये काफ़ी महंगी आती है और इसकी जो मिल्क जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ जाएगी हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कौन सी ब्रीड के अंदर है, बफेलो की, तो मूरा पे आप टिक लगा देना, और आपको काऊ की पूछ ले तो होल्स्टीन फ्रीशियन पे लगा देना। ठीक है जी, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है एनिमल हस्बेंड्री तक। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, प्लांट ब्रीडिंग की, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि मेरे भी सब थोड़े बहुत सब्सक्राइब बढ़ जाए और आप सबका फायदा हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल दे रखा, वहाँ पर आप मेरे को फॉलो मत करना, लेकिन इतना बता सकते हो कि आपको चैप्टर कैसा लगा, कोई फीडबैक वगैरह देना चाहते हो तो कर दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर से कर लो, क्योंकि वहाँ पर नोट्स वगैरह और भी मटेरियल आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।